भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज भले ही देश में बहस जारी हो, लेकिन आजादी के बाद देश में और राज्यों के चुनाव एक ही साथ हुआ करते थे। 1951 व 52 में पहली बार आम चुनाव हुए और साथ ही राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी संपन्न कराए गए। लेकिन 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और यहीं से एक साथ चुनाव कराए जाने का गणित खराब हो गया। साथ ही 1971 की जंग के बाद लोकसभा चुनाव भी समय से पहले करा दिए गए। हालांकि 2019 में लोकसभा व उड़ीसा राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। इसलिए आज हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ वर्तमान पहलुओं और संभावित चुनौतियों और इसका लोकतंत्र पर प्रभाव, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत आपसे होगी। सो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें ताकि इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल सके। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक राष्ट्र व एक चुनाव का आखिर मतलब क्या होता है। हम आपको बता दें कि एक राष्ट्र व एक चुनाव का मतलब होता है किसी भी देश के सभी चुनाव, चाहे वे स्थानीय स्तर के हों, राज्य की विधानसभा स्तर के हों या लोकसभा स्तर के हों, एक ही समय पर आयोजित किए जाने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाना, तर्कसंगत बनाना व कम लागत में अधिक प्रशासनिक उपयोगिता को बढ़ावा देना है, जिससे कि बार बार मतदान करने की आवश्यकता न पड़े और प्रशासनिक प्रयास व खर्च भी कम आए। हालांकि यह विचार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन। अब जान लेते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। चुनाव प्रक्रिया के सुधार की आवश्यकता भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में चुनाव बार बार होते रहते हैं, जो कि राजनीतिक प्रक्रिया को जटिल व असक्षम बनाते हैं, जिससे कि कार्य कुशलता भी प्रभावित होती है। आइए अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं। इस प्रस्ताव का आरंभ संविधान सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक साथ होने वाले चुनावों की प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास किया गया था। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा व सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव आम चुनाव वर्ष 1951-52 में एक साथ हुए। इसका मतलब यह है कि 1952 के आम चुनाव के साथ ही राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी संपन्न कराए गए थे और उसके बाद 1957, 1962 व 1967 में हुए आम चुनाव के साथ यह प्रथा जारी रही, यानी उस समय भी राज्यों के विधानसभा के चुनाव साथ कराए गए थे। लेकिन 1968 में, 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग हो जाने की वजह से यह चक्र बाधित हो गया और इस तरह लोकसभा व विभिन्न राज्य की विधानसभाओं दोनों के समय से पहले विघटित हो जाने व कार्यकाल में विस्तार के परिणाम स्वरूप लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के अलग अलग चुनाव हुए। यह चक्र अब पूरी तरह बाधित हो चुका था, जो कि अभी तक जारी है या अभी तक प्रभावित है। इसके बाद एक राष्ट्र व एक चुनाव का विचार पहली बार 1983 में राजीव गांधी के द्वारा उठाया गया, जब उन्होंने एक समय पर होने वाले चुनाव के विषय में चर्चा की थी, लेकिन इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया और यह ठंडे बस्ते में चला गया। फिर इस प्रस्ताव की वापसी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया, जो कि आज फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इसके पक्ष व विपक्ष में भी तर्क देख लेते हैं। पहला पक्ष में तर्क देख लेते हैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से नुकसान होते हैं। अगर वन नेशन व वन इलेक्शन पिक्चर में आता है तो कुछ फायदे होंगे, जैसे कि चुनाव प्रक्रिया में सरलता आएगी, कम लागत व कम संसाधन व कम वित्तीय खर्च भी होगा। बार बार आदर्श चुनाव संहिता से सरकार की कार्यकारिणी भी प्रभावित होती है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद न तो कोई महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की जा सकती है, न ही किसी नीति का क्रियान्वयन। प्रशासनिक लागतों में सुरक्षा बलों की तैनाती,
लॉजिस्टिक खर्च, परिवहन खर्च और भी बहुत सारे खर्च, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, जैसे कि पहला, संघीय समस्या। एक साथ चुनाव कराना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर यह सभी लागू किया जाता है तो इसके लिए मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गोवा, गुजरात के विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना पड़ेगा, या चुनाव की तिथियों को देश के बाकी भागों हेतु नियत तारीख के अनुरूप लाने के लिए उसके कार्यकाल में वृद्धि करनी पड़ेगी। ऐसा कदम लोकतंत्र व संघवाद को कमजोर करेगा। दूसरा, माना जाता है कि लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध यह तर्क है। तीसरा, जो इसके विपक्ष में तर्क माना जाता है, वो ये है, क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि एक साथ चुनाव कराए जाने पर क्षेत्रीय दलों के नुकसान ज्यादा झेलने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनाव से मतदाताओं का मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक रहती है, जिससे कि केंद्र के प्रमुख पार्टी को लाभ होता है। हालांकि यह अपवाद हो सकता है, क्योंकि अभी 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव भी कराए गए और दोनों में अलग अलग पार्टियों को बहुमत मिला, तो ये एक्सेप्शन भी हो सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि एक राष्ट्र व एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85 और 172, 174 व 356 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही अन्य कानूनों की परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यह कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र व संघवाद की मूल सिद्धांतों को किसी प्रकार से कोई चोट न पहुंचे। अंत में, एक राष्ट्र व एक चुनाव प्रस्ताव के साथ भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार की चर्चा व विचार विमर्श जारी है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और हमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक सशक्त व सुदृढ़ लोकतंत्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ा सके। बहरहाल, आज के लिए बस इतना ही। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दें, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।